सबसे पहली तस्वीर देखिए, क्योंकि यह तस्वीर मौत को मात देने वाली है। चेन्नई से ये तस्वीरें आई हैं। अपार्टमेंट की छत पर एक बच्चा फंस गया। बच्चा इतनी बुरी तरीके से फंसा था कि किसी भी वक्त वो नीचे गिर सकता था। ये देखकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे को बचाने की कोशिशें कैसे की गई, वही तस्वीर आपके सामने। लेकिन जहां पर बच्चा मौजूद था वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क पर लोग चादर तानकर रेस्क्यू का उपाय कर रहे थे और ठीक नीचे वाले घर की खिड़की से कुछ लोग ऊपर जाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कई कोशिशों के बाद सफलता हाथ नहीं लगी। आपाधापी के बीच कुछ लोग बच्चे तक पहुंचने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे, जिस प्लास्टिक शीट को बच्चा थामे हुए था, बच्चे के हाथ की पकड़ उस शीट से बहुत ढीली पड़ती जा रही थी। इसीलिए लोगों का डर भी बढ़ रहा था। नीचे खड़े लोग इस बात को जानते थे और बेडशीट को फैलाकर कई लोग कैसे पकड़े रहे, वो तस्वीर भी आपके सामने है। अगर बच्चे का हाथ छूटता तो वो नीचे गिरता, उसे कोई चोट ना लगे, इसीलिए नीचे बेडशीट पकड़कर लोग खड़े नजर आए। इस बीच बच्चे को बचाने की कोशिशें भी लगातार एक शख्स कर रहा था। बच्चे तक वो पहुंचा और कैसे उसकी जान बचाई, ये तस्वीर देखिए। और उत्तराखंड के लक्सर में यात्री की बाल बाल बची जान। एक तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ते समय ही यात्री गिर गया। पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच ये यात्री फंस गया। वो तस्वीर आपके सामने होगी और देखिए, और से देखिए इन तस्वीरों को कि जैसे ही शख्स फंसा वहां पर मौजूद जीआरपी कांस्टेबल उमा ने जान बचाई। जम्मू से सियालदह की ओर जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस लगभग 5 घंटे की देरी से दोपहर के समय लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जिसमें से एक यात्री खाने पीने का सामान लेने के लिए ही नीचे आया था और चलती ट्रेन में चढ़ने जब वो लगा तो ये दर्दनाक हादसा हो गया। बैलेंस नहीं बन पाया और यात्री ट्रेन से नीचे गिर गया। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल उमा ने समझदारी दिखाई, यात्री को ट्रेन के नीचे जाने से बचाया और जब गुजर गई ट्रेन तो यात्री को बाहर भी निकाल लिया। हालांकि यात्री को कोई चोटें नहीं आई हैं। बाद में उसी ट्रेन में यात्री को चढ़ाया गया। अब अमेरिका में टॉर्नेडो से भारी तबाही की तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां आपको बता दें 5 राज्यों में 100 बवंडर से भारी तबाही को लेकर खबर है। नुकसान के आकलन में अभी भी हफ्ते लगेंगे। और यही वजह है कि टेक्सास के करीब 42,000 घरों की बिजली गुल हो चुकी है। ओक्लाहोमा में भी भारी तबाही है। 4 लोगों की मौत की खबर है। लीजिए 5 राज्यों में 100 बवंडर से तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इस बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका के 5 राज्य नेब्रास्का, टेक्सास, ओक्लाहोमा, कांसास और मिसूरी भीषण तबाही की चपेट में है। आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि 2 दिन बाद भी आकलन जारी है। सबसे ज्यादा तबाही नेब्रास्का और ओक्लाहोमा में हुई है। ओक्लाहोमा की एक तस्वीर आपके सामने है, जिसमें कई किलोमीटर तक मकान जमींदोज नजर आ रहे हैं और ओक्लाहोमा में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। करीब 30,000 घरों में बिजली नहीं है। करीब 12 राज्यों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर। अप्रैल महीना खत्म होने वाला है, मई आने वाला है और मैदानी इलाकों में गर्मी चरम पर है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी और तेज बारिश ने सबको हैरान कर दिया है। पहाड़ों पर ठीक वैसे बर्फ गिरती है जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फबारी होती है। पहाड़ और मैदान के अलग अलग मौसम ने पर्यावरण वैज्ञानिकों को रिसर्च का नया टॉपिक दे दिया है। पिछले 2 दिन से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, बांदीपुरा में भीषण बर्फबारी हो रही है, तो श्रीनगर में तेज बारिश नहीं सबको हैरान कर दिया है। मैदानों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान से यूपी बिहार तक गर्मी ने लोगों का कैसे बुरा हाल कर दिया है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। 6 तस्वीरें एक साथ आपने देखी। अब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जारी बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग,
मुगल रोड के आसपास इलाके में बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटों में पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी हो सकती है। कुछ इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। लगातार बिगड़ते मौसम की वजह से सेवाएं ठप हैं और जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसे देखकर भी लोग हैरान हैं और यही वजह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोनमर्ग के अलावा बांदीपुरा में भी मौसम का अजीब रूप देखने को मिला है। बांदीपुरा के गुरेज में बर्फबारी हुई है और बर्फ की सफेद चादर से पूरी घाटी ढक गई है। प्रशासन जेसीबी से सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें कर रहा है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये आज की तस्वीर है जहां गर्मी के इस मौसम में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोग भी हैरान। बांदीपुरा के साथ गुलमर्ग में भी अचानक मौसम ने करवट ले ली है। बर्फबारी की वजह से आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है और प्रशासन ने पर्यटकों को होटल से बाहर ना निकलने की अपील की है। और कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फबारी की खबर है। बर्फबारी की वजह से यहां का तापमान माइनस में आ गया है। दया कर सर। और जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कुछ इलाकों में तेज बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद श्रीनगर प्रशासन ने कई तरह की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को भी सावधान रहने की अपील की है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों से नदी के पास न जाने को कहा है। कश्मीर की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब उत्तराखंड की तस्वीरें, क्योंकि कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है और चमोली की ऊंची घाटियां बर्फ से सफेद है। मौसम आमतौर पर बर्फबारी का नहीं होता है, पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है, लेकिन चमोली की फूलों की घाटी अब बर्फ से सफेद है। ये गश्ती दल फूलों की घाटी आज गश्ती दल फूलों की घाटी गश्त करते हुए तो घाटी की हर तरफ की तस्वीर ऐसी है कि सब कुछ सफेद चादर से ढका हुआ है, यानी बर्फ से सफेद घाटी की ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब सवाल यही है कि मौसम में बदलाव की आखिर वजह क्या है और आखिर क्यों अप्रैल महीने के अंत में भी पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। इसकी वजह इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां देखिए जलवायु परिवर्तन से तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव को भी स्टडी किया जा रहा है और पिछले 100 साल में इंसानी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन की एक मुख्य वजह बनी हुई है, जहां इंपॉर्टेंट है कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये भी कि किस तरीके से इन्हीं जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस भी निकल रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस से धरती का तापमान बढ़ रहा है और बढ़ते तापमान से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट वजह है, यही सबसे बड़ा आंकलन और रिसर्च के आधार पर बताया जा रहा है कि आज के इस हालात में, जब अप्रैल के अंत में हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां गर्मी को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ती थी, वहीं अब लगातार हो रही बर्फबारी ने सबको चौंका दिया है। अब आपको एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं जो पुणे के पर्यावरण संस्थान IITM से आई है और ये रिपोर्ट जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल की टीम ने तैयार की है। मौसम का सर्वनाश संदेश, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साल 2100 तक हिंद महासागर का तापमान बढ़ेगा
और 1.4 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है समुद्र, ये बात कही जा रही है। अब हिंद महासागर के गर्म होने से विनाशकारी प्रभाव भी पड़ेंगे। भविष्य में गर्मी एक परमाणु बॉम्ब विस्फोट की ऊर्जा के बराबर हो सकती है और समुद्र के गर्म होने से चक्रवातों की भी संख्या बढ़ेगी। मॉनसून प्रभावित होगा, हीट वेव के बढ़ने की आशंका है और यही वजह है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए भी तमाम रिसर्च और स्टडी भी की जा रही है कि मौसम के इस बदलते रुख का आने वाले वक्त में क्या संकेत हो सकता है। लेकिन इस बीच ये सोनमर्ग की तस्वीर देखिए। सोनमर्ग की ये तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की ये तस्वीरें अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीने में सामने आती हैं, जब सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। लेकिन अब लैंडस्लाइड हो रहा है और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बिगड़ते मौसम की वजह से हालात कैसे अब लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। बदलते मौसम के बाद हालात कैसे अब और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, उसी की तस्वीर तो आप देख रहे हैं। सीधे हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी का मैं रुख करती हूं, जो इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। और इरफान, ये हालात इस वक्त कैसी मुश्किल लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं? संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल मौसम के हालात काफ़ी गंभीर है और इस समय मैं श्रीनगर के जाहलिम के पास खड़ा हूं। तस्वीरें भी दिखाता चलूं आपको। आप देख सकते हैं पानी का बहाव जो है वो लगातार अब बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिश देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये हाउस बोट्स भी किनारे लगा दिए गए हैं तमाम, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। रामबन से ये शुरू हुआ जहाँ पर कई मकान जो है धंस गए, ज़मीन खिसक गई, लैंडस्लाइड्स हो गया। वहीं काफ़ी जो रास्ते हैं महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर को जो देश से जोड़ते हैं, खासतौर पर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, वो भी बंद कर दिया गया। श्रीनगर लेह हाईवे वो भी बंद हो गया क्योंकि लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बारिश लगातार हो रही है। वहीं काफ़ी जगहों पर, खासतौर पर दूर दराज इलाकों पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया क्योंकि रास्ते जो है वो राबिता ख़त्म हो गया है। काफ़ी जगहों पर नॉर्थ कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहाँ तक पानी आ पहुँचा। वाटर लॉगिंग शहर श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में भी है। हालांकि जालिम के कई जगहों पर लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। काफ़ी जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। खासतौर पर हंदवाड़ा में एक पैसेंजर से भरी बस को पुलिस ने फिर पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया क्योंकि रास्ता पूरा जो है पानी से भरा हुआ है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन मुर्सा आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं इस तरफ जो तमाम तैयारियां हैं बोट्स की, जो कि रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पर अगर कोई हाउस बोट इस पानी के बढ़ते सिंक हो जाए तो वो भी तमाम जालिम में तैयार रखा गया है। हालात गंभीर है और स्थिति को देखते हुए स्कूल्स को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। जो रूट फिलहाल ब्लॉक हो चुके हैं लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से, वहां पर भी टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जिस बात का जिक्र इरफान कर रहे थे, क्योंकि कश्मीर में बर्फ से आफत है, तो ये देखिए अब तस्वीर आपके सामने रामबन की, जहां रामबन में धरती धंस रही है और रामबन में करीब 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धंस रही है। सड़क उखड़ गई है, 100 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं, दरारें आ गई हैं। रामबन में देर रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह रामबन के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना भी हुई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश के बीच जमीन धंसने का सिलसिला अभी भी जारी है। 100 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है, घरों पर खतरा मंडरा रहा है। इलाके में लैंडस्लाइड की घटनाएं अभी भी हो रही हैं और इलाके के लोग भी अब दहशत में आ गए हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। रामबन में ही तबाही की कुछ और तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए क्योंकि पिछले 5 दिन से रामबन में जमीन खिसक रही है। 100 से ज्यादा घरों में दरारों को लेकर खबर है। 50 से ज्यादा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। कुदरत की तबाही की एक और तस्वीर अब आपके सामने। जमीन धंसने से पेड़ पौधों के साथ 4 बिजली टावर, एक रिसीविंग स्टेशन और सड़क का मुख्य हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। बिजली टावर गिरने से कई किलोमीटर के दायरे में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। रामबन से आई तबाही की तीसरी तस्वीर। तस्वीरों में अब आपको साफ नजर आएगा कि रामबन के मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है। जमीन धंसने से स्थानीय लोगों के अंदर भी दहशत बढ़ रही है। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप है।
पिछले 4 दिनों में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे को कई बार बंद भी करना पड़ा है। और रामबन में जमीन धंसने का सिलसिला अभी भी जारी है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं। अंकित भट्ट की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मौजूद हैं रामबन के परनोत इलाके में, जहां पर प्राकृतिक आपदा आई है। 50 परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। इस इलाके की बात की जाए तो पहले दीवारों में क्रैक आए और उसके बाद एक के बाद एक घर जो है वो दह चुके हैं। ज़मीन की आप हालात देखिए, हालांकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और ये देखिए इस वक्त भी लगातार जो ज़मीन है वो दस्ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो आप टावर देख रहे हैं और बिजली की तारें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहीं तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉनिक टावर्स थे जो 400 kV वाट के थे और वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हुए। ये देखिए अभी भी यहाँ पर जिस जगह हम मौजूद है, इसको ये देखिए प्रशासन की तरफ से रेड जोन जो है इस इलाके को घोषित किया गया है और यहाँ पर रुकना भी खतरे से कम नहीं है। तस्वीरों में तो अंकित हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि इलाकों को कैसे चिन्हित करते हुए रेड जोन तक इन्हें घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की स्थिति क्या है, सीधे अंकित से बात करते हैं। अंकित, लोगों के बारे में सवाल, इस वक्त के हालात के बीच लोगों को कहां शिफ्ट किया जा रहा है और संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमें लोकेशन से थोड़ा सा नीचे आना पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से रामबन में ही एक इलाका है जहां पे प्रशासन की तरफ से रिलीफ कैंप जो है वो वहां पर सेटअप किया गया है। तकरीबन 500 लोग जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से उनके खाने पीने का, मेडिकल का इंतज़ाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। और साथ में क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और ऐसे में हम क्योंकि हम सुबह से ही वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर लगातार जो लैंडस्लाइड है वो लगातार देखने को मिली। कई लोगों की ज़मीन जो है वो पूरी दह गई। कई लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि हमारी 4 कनाल, 3 कनाल, 2 कनाल। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुँचे सुरभि, तो यकीन मानिए कि तस्वीरें बेहद डरावनी थी, क्योंकि हमने जब उस इलाके में गए और वहाँ पर जो घर देखे कि किस तरीके से एक आशियाना बनाने में काफ़ी पूरी उम्र भी लग जाती है जब कोई अपना मकान बनाता है। और उसी वक्त जब हम उस इलाके में पहुँचे तो हमने देखा कि बारिश भी हो रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से पूरे मकान जो है वो दह चुके थे। तकरीबन 50 ऐसे मकान हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और अब प्रशासन और लोगों को ये डर सताया हुआ है कि इस इलाके में जिस तरीके से नेचुरल आपदा आई, लैंड सिंकिंग हुई और उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं उनको भी रेड जोन घोषित किया गया है, क्योंकि डर ये है कि इस वजह से आसपास के इलाकों में प्रभाव ना पड़ सके। लगातार बारिश, बर्फबारी, लैंडस्लाइड, लैंड सिंकिंग, इसी को देखते हुए प्रशासन किस तरीके से इस वक्त कदम उठा रहा है, इस पर नजर बनाए रखें। जल्द आपसे अपडेट लेंगे अंकित, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक अहम खबर, इंटरनेशनल खबर है ये, क्योंकि ईरान के बेड़े में नए आत्मघाती ड्रोन के शामिल होने को लेकर खबर आई है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड में शामिल हुआ नया ड्रोन, यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार किया गया नया ड्रोन और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अटैक ड्रोन बनाया है। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से ईरान के ड्रोन को लेकर खबर बढ़ी है और यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार किए गए नए ड्रोन को लेकर यह खबर है, क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अटैक ड्रोन बनाया है। तो ईरान का यह नया ड्रोन, इसकी खूबी क्या है? क्योंकि ईरान जिस तरीके से अपने सभी हथियारों को या ड्रोन्स को अपग्रेड करता रहता है, अब इस अटैक ड्रोन को लेकर खबर आई है जिसकी उड़ान जान लीजिए कैसे 40 किलोमीटर बताई जा रही है और क्षमता है 30 से 60 मिनट की। हालांकि इसका पेलोड बताया जा रहा है 3 से 6 किलोग्राम। और साथ ही बड़ी बात यह कि ईरान का यह नया ड्रोन लेसन जैसा ही दिखता है। हालांकि आगे मैं इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि ईरान के लिए ये ड्रोन इतने ज्यादा जरूरी क्यों है और ईरान ड्रोन के बलबूते ही किस तरीके से अब बार बार इन्हें अपग्रेड करते हुए अपनी क्षमता का
बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करता है, क्योंकि 14 अप्रैल को 350 मिसाइल ड्रोन से इजराइल पर हमले को अंजाम दिया गया है और गुपचुप हमलों से अटैक ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यह कि ईरान ने आधुनिक ड्रोन बनाने में कई गुना निवेश भी किया है और रूस को कैमकाजी ड्रोन जिस तरीके से ईरान देता है, ईरान समर्थित गुटों को भी ड्रोन दिए जाने को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। और उसी लिहाज से मनीष, आपसे मैं सवाल करूंगी, क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में ईरान का प्रतिबंधों के बावजूद अपने ड्रोन्स को अपग्रेड करना, इन्हें सप्लाई करना, इसको लेकर बड़े दावे हुए हैं। अब अटैक ड्रोन को लेकर क्या खबर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने ईरान को ड्रोन वॉरफेयर का सबसे बड़ा पावर में से शुमार कर दिया है। और ईरान की शाहिद 136 ड्रोन का हमने देखा है कि बीते 2 साल में किस तरह से रूस ने इस्तेमाल किया था, बल्कि रूस ने उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी परिवर्तन किया है ताकि उसकी मारक क्षमता भी बढ़ी है, उसकी पेलोड क्षमता भी बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ IRGC खुद अपने इस्तेमाल के लिए भी उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपने सही उदाहरण दिया 14 अप्रैल का। 14 अप्रैल को हमने देखा कि कैसे 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। अहम बात यह है कि ईरान को जो लोग पिछले एक दशक से समझ रहे थे कि वो IRGC के नेतृत्व में कितनी ताकतवर है या नहीं है, लेकिन पहले हमास, हिजबुल्लाह के तौर पर प्रॉक्सी संगठन को खड़ा करना, फिर ड्रोन वॉरफेयर में सबसे सशक्त प्लेयर बनकर आना और उसके बाद मिसाइलों का भंडार, और अब जाकर ये कि न्यूक्लियर पावर क्षमता भी आ गया, तो निश्चित तौर पर ईरान जो है वो रेस का घोड़ा है जिस पर अभी फिलहाल रूस और चीन दोनों मिलकर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन आज के इस हालात के बीच में जिस तरीके से सभी सैन्य तैयारियों को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं, एक बड़ी खबर बता दें, ब्रिटेन गुप्त सैन्य अभियान में जुटा हुआ है और हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन कर रहा है। ब्रिटेन मिसाइल की स्पीड मैक 5 तक होगी और साथ ही द टेलीग्राफ के हवाले से ये जो खबर आई है, ब्रिटिश हाइपरसोनिक से किस तरीके से फिलहाल खलबली मची हुई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। लेकिन जानिए किस तरीके से अब हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन ब्रिटेन की तरफ से किए जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि ब्रिटिश हाइपरसोनिक से चीन और रूस में खलबली मची हुई है। हालांकि जिस सीक्रेसी के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम किया जा रहा है, उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ 24 सेकंड में मॉस्को पर हमला हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रडार नहीं पकड़ सकेगी और 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का टारगेट रखा गया है। इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका के साथ बराबरी की होड़ में है। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लोकसभा चुनावों के समर की, जहां कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तस्वीर देखने को मिली, जहां पर पीएम मोदी फल बेचने वाली मोहिनी गौड़ा से मिले। मोहिनी फल बेचने के साथ ही जो लोग फल के छिलकों को सड़क पर फेंक देते हैं, उसको हटाकर कूड़ेदान में भी डालती हैं। अब ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ इनकी मुलाकात हुई है और जाहिर सी बात है अपने अनुभव के बारे में भी फिलहाल वो बात कर रही हैं। लेकिन ये बेहद ही खास तस्वीर थी, ये बेहद खास तस्वीर, क्योंकि देखिए जहां पर प्रधानमंत्री जैसे ही लैंड हुए उसके बाद वो वहां पर नजर आई मोहिनी गौड़ा। मोहिनी गौड़ा कौन है आपको बता दें, फल बेचने का ये काम करती हैं। 2 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से उनकी स्वच्छता जागरूकता को प्रधानमंत्री ने सराहा भी है। और वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से वो फल बेचने का तो काम करती हैं, लेकिन लोग जब उसी फल के छिलकों को सड़क पर फेंक जाते हैं तो वो उसको हटाकर उसे कूड़ेदान में भी डालती हैं। और यही वजह है कि कर्नाटक की मोहिनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वच्छता जागरूकता को सराहते हुए उनसे मुलाकात की। और चुनावी समर में ही आज कई दिग्गज अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, अपना नॉमिनेशन फाइल किया। केंद्रीय मंत्री और यूपी की हॉट सीट अमेठी से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी भी आज नामांकन फाइल कर रही हैं। और बिहार के सारण से लालू यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने भी नामांकन दाखिल किया है। वहीं महाराष्ट्र में दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार अनिल देसाई ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। आपको बता दें, पुरी में बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा भी रोड शो करते हुए नामांकन फाइल करने पहुंचे।
6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। और आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से नामांकन दाखिल किया है, जहां सीएम योगी और सीएम पुष्कर धामी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको दिखा रहा है। और साथ ही लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने आज जिस तरीके से नामांकन भरने से पहले रोड शो किया, उसकी ये तस्वीर देखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन से पहले जो रोड शो किया, वही तस्वीर आपके सामने। राजनाथ सिंह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। रोड शो में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और रोड शो के बाद राजनाथ सिंह ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन फाइल किया। और राजनाथ सिंह के नामांकन के बाद हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की खास बात। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। राजनाथ सिंह ने जी नॉमिनेशन भर दिया है, टारगेट क्या रखा गया है आप लोगों की तरफ से? लखनऊ लोकसभा में जिस ढंग से आज आपने देखा कि ऐतिहासिक नामांकन जुलूस में भीड़ रही है, लाखों की संख्या में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने प्रतिभाग किया है। मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत एक तरफा लखनऊ लोकसभा मोहनलालगंज लोकसभा जीत रही है। दोनों नॉमिनेशन आपने देखे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। क्या टारगेट इस बार मार्जिन बढ़ाने का भी है? 80 की 80 सीटें, हाँ मार्जिन तो बढ़ेगा ही जब लड़ाई नहीं है, एक तरफा है, यहाँ विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। और यूपी से एक और बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन भरा। नामांकन के दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे और नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने रोड शो भी किया। तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां देखिए नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं स्मृति ईरानी, और उससे पहले रोड शो की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर जब एमपी के सीएम मोहन यादव भी उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद थे, और अब ये नामांकन से पहले रोड शो की तस्वीर। नामांकन के बाद स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेठी की जनता से बहुत प्यार मिला है, एक बार फिर अमेठी की जनता से आशीर्वाद लेने आई हूं। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। और अमेठी से एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प को लेकर खबर आई। और आपको बता दें, स्मृति ईरानी के नामांकन के बाद कांग्रेस ऑफिस के पास आपस में कार्यकर्ताओं के भिड़ने की ये खबर आई। हम हैं अमेठी में, स्मृति ईरानी का रोड शो हो रहा है नामांकन के लिए, और सामने है ये कांग्रेस का ऑफिस। और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकल गए थे, पुलिस ने उनको जबरदस्ती यहाँ पर अंदर की तरफ ठेला। ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इधर आ रही थी और इधर से पुलिस वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बाहर निकल रहे थे उन सबको अंदर जबरन भेज रहे हैं। और एक मिनट के लिए, कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि स्थिति खराब हो सकती है। और देखिए यहाँ पर हंगामा चल रहा है। ये देखिए, आपको बताऊं अमेठी में सियासी पारा चढ़ गया है। और मैं बता रहा हूँ क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कार्यालय में घुस के मार रहे, स्मृति ईरानी के गुंडे बोला गया कि मारे गए, मरवाया गया है। क्या हुआ? पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा के गुंडे कार्यालय में घुसकर हमारे कार्यकर्ता को मारे हैं आज। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका आरोप है कि बीजेपी के लोग यहाँ आए हैं, बवाल हो रहा है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से अमेठी में, मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ, अभी राहुल गांधी की उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। अमेठी के इस चुनावी रण में सड़क पर जारी संग्राम को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया है। कुछ देर पहले की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे।